नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। बहुत स्वागत है आप सभी का क्रॉनिकल पत्रिका के यूट्यूब चैनल क्रॉनिकल इंडिया पर। मेरा नाम है प्रशांत और हम लेकर आए एक बेहतरीन खबरें, वो खबरें जो आपके सीधे सीधे एग्जाम में पूछी जाएगी, वो चाहे यूपीपीएससी हो, बीपीएससी हो या किसी भी राज्य की स्टेट पीसीएस और उस लेवल के एग्जाम हो। आपकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो है ये सारी खबरें जो बहुत लेटेस्ट और एग्जाम ओरिएंटेड खबरें जो है हम लेकर आए हैं और उन सभी खबरों का एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से इन एवरी डायमेंशन हम आपको जो है यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। चलिए फिर आज की पहली खबर शुरू करते हैं। बहुत ही जबरदस्त खबर है, सूर्य किरण सैन्य अभ्यास। आपको पता है किसी भी मिलिट्री, चाहे मिलिट्री हो, चाहे नेवी हो, राइट, और चाहे एयरफोर्स हो, आप जानते हो इनके जो एक्सरसाइजेस होते हैं और देशों के साथ साथ, तो मोस्टली ये आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन, डिफेंस, सिक्योरिटी, राइट, बायलैटरल रिलेशन, इस सभी जो टॉपिक्स है इनको कवर करते हैं सीधे सीधे। और उन टॉपिक से जो है ये क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत होते हैं। आप जान रहे हो, जब आपने सिलेबस देखा होगा या आपने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मिलिट्री एक्सरसाइजेस तो सीधे सीधे मैच द कॉलम में भी आ जाता है या निम्नलिखित में से भी आ जाता है। तो ये जो है एक सूर्य किरण नाम से जो है सैन्य अभ्यास है 2024 का, बहुत ही लेटेस्ट और खास बात है ये आज से ही शुरू हो रहा है। तो इसका जो पूरा का पूरा जो नेचर है, ये क्या है, नाम सूर्य किरण है इसका, तो ये 334 भारतीय सेना के जवानों की जो है एक टुकड़ी है और ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है दो देशों का, जो नेपाल के लिए रवाना हो गई है। तो ये किसका हो गया, इंडो नेपाल, राइट, किसका हो गया ये, इंडो नेपाल। ये इंडो नेपाल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, राइट। ये क्या है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। तो ये याद रखिएगा, ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। और 334 कितने सेना ने कितने सैनिक गए, तो 334 एक सेना की जो हमारे जवान है उनकी एक टुकड़ी गई है। ये अभ्यास 31 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 तक सलझंडी नेपाल में होने वाला है, राइट। कहाँ होने वाला है वो भी नाम मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है। और ये 31 दिसंबर 2024 से लेके 13 जनवरी 2025 तक होने वाला है। ये एक वार्षिक कार्यक्रम है, मतलब एक साल वो यहाँ आते हैं, एक साल हम वहाँ जाते हैं, राइट। जैसे 2025 में अगर वहाँ हो रहा है तो 26 में हमारे यहाँ होगा, इस तरह से ये बारी बारी होता रहता है दोनों देशों के बीच में। तो भारतीय सेना की टुकड़ी का नेतृत्व 11वीं गोरखा राइफल की एक बटालियन द्वारा किया जा रहा है, राइट। और नेपाल की जो सेना है उसका श्रीजंग बटालियन है, नेपाल की सेना का जो श्रीजंग बटालियन है वो इसका नेतृत्व करेगी। ये दोनों जो है हमारी गोरखा 11वीं गोरखा राइफल और उनकी श्रीजंग बटालियन, ये मोस्टली अगर मैं बात करूं एक सैन्य साझेदारी और प्रभावशीलता के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता दिखाती है। और हाल ही में आपने देखा होगा नेपाल में कुछ अरसे से नेपाल जो है, नेपाल का जो रवैया रहा है खास करके हमारे उत्तराखंड के कुछ हिस्सों को लेकर, तो नेपाल बड़ी बाउंड्री भी हम शेयर करते हैं, तो इसके कारण क्या है, नेपाल ने कुछ एरिया भारत के जो है उनके अपने इसमें दिखा दिए। तो काफी कंट्रोवर्शियल नेपाल और भारत के रिश्ते अभी कुछ सालों में रहे हैं, इन पिछले कुछ सालों में। बट अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया ऑलवेज रेडी टू ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड टू रेडी टू वर्क विथ नेपाल, राइट। नेपाल में जब भूकंप आया था, आप जान रहे हैं, जब नेपाल में अर्थक्वेक आया था, राइट, अर्थक्वेक जब आया था नेपाल में, तो भारत, India was the first country to reach there with the food, water and medical and many necessary equipment, right? जो भी जरूरत हेल्थ चाहिए थी नेपाल को जो है भारत ने दी है। भारत नेपाल का संबंध जो है, सुषमा स्वराज जी ने एक बार कहा था कि भारत और नेपाल का संबंध जो है वो रोटी बेटी का संबंध है, राइट। सुषमा स्वराज जी ने जो है संसद में बात कही थी कि नेपाल तो हमारा ऐसा पड़ोसी है जिसके साथ हमारे रोटी बेटी का व्यवहार है। रोटी बेटी का व्यवहार से मतलब ये होता है कि, और ये सही बात भी है, हमारे कई राज्य जो नेपाल से लगते हैं, बिहार लाइक दैट, तो
वहाँ के कई सारी जो रिश्तेदारी है, उनकी बेटियां यहाँ ब्याही है, यहाँ की बेटियां वहाँ ब्याही है, तो इस तरह से जो रोटी बेटी का व्यवहार है, उनकी रोजी रोटी हमारे देश से भी चलती है। तो ये बहुत नेचुरल स्वाभाविक हमारा पार्टनर रहा है नेपाल। तो आप जो है इनको देख सकते हैं कि इस तरह से, इसीलिए अगर हम बात करें तो इस टाइप की एक्सरसाइजेस और बाकी और भी चीजें जो है हम लोग बीच बीच में करते रहते हैं। तो इसका इस सूर्य किरण एक्सरसाइज का मेन उद्देश्य क्या है, जो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर है उसके तहत जंगल युद्ध, पहाड़ों का युद्ध और आतंकवाद विरोधी अभियानों पे जो मानवीय सहायता है और आपदा डिजास्टर, देखो नेपाल मैंने अभी कहा कि अर्थक्वेक, नेपाल का अर्थक्वेक आता ही रहता है, राइट। तो अर्थक्वेक की बात करूं तो इसमें जो है एक दूसरे को किस तरह से अंतर संचालनीयता, मतलब दोनों एक दूसरे के क्विक कैसे रिस्पॉन्स कर पाएंगे, इसका अभ्यास हमें करना है। आतंकवाद विरोधी गतिविधियां हो जाए, जंगल में कैसे युद्ध लड़ा जाए, पहाड़ों पे कैसे जो है ऑपरेशंस कराए जाए, इन दोनों चीजों को यहाँ सीखने को जो है मिलेगा। विभिन्न युद्ध अभ्यास किए जाएंगे और दोनों देशों की जो परिचालन क्षमताओं में जो है सुधार करना है। दोनों देश एक दूसरे से सीखेंगे और दोनों देश जो है पहाड़ों में जो विपरीत परिस्थितियां होती है वहां किस तरह से जो है छुपा युद्ध, छद्म युद्ध जिसको कहते हैं, वो कैसे करा जाए। युद्ध कौशल को जो है निखारते हुए एक चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में एक साथ काम करेंगे लोग, राइट। मैंने जैसे कहा कि भारत नेपाल लगी हुई सीमाएं हैं, तो और दोनों के बीच में जो है एक ट्रस्ट एंड समन्वय, कोऑर्डिनेशन जो है, कोऑर्डिनेशन किस तरह से बनेगा, इन चीजों को जो है इसे मजबूत करने का मुख्य लक्ष्य इस अभ्यास का है। भारत और नेपालों के सैनिकों के बीच में जो है विचारों और अनुभवों का भी जो है आदान प्रदान होगा। ऑब्वियसली भारत के बाद बहुत बड़ी सेना है, भारत की बहुत आधुनिक है, तो उसका जो अनुभव है, भारत ने युद्ध लड़े हैं और जीते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर भारत पीस फोर्स का मेंबर, बहुत बड़ी पैमाने पे भारत ने जो है अपना कंट्रीब्यूशन भी भारत देता है पीस कीपिंग, जो यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स है उसमें, तो राइट। तो इन सब चीजों का अनुभव जो है नेपाल की सेना को भी मिलेगा और नेपाल का जो पहाड़ों का जो अनुभव है वो भी हमें सीखने को मिलेगा। अब दोनों टुकड़े की जो सर्वोत्तम प्रथाएं है, राइट, उसको वो साझा करेंगे और आपसी विश्वास को उसको बढ़ाना है, राइट। अब अगर बात करें तो ये चिकित्सा प्रशिक्षण में भी सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। चिकित्सा, देखो मेडिकल, क्योंकि दोनों देशों में जो है जिस तरह से पहाड़ और बाकी चीजें लगती है, तो दोनों देशों के तरफ जो से डिजास्टर मैनेजमेंट की भी समस्या है और उससे उपजी हुई मेडिकल इमरजेंसी भी होती है, मेडिकल इमरजेंसी, तो उसको लेकर भी जो दोनों देशों की दोनों सेनाएं जो है यहाँ पर अभ्यास करेंगे। प्रशिक्षण क्षेत्रों में भी विमानन कौशल और पर्यावरण संरक्षण दोनों शामिल है। विमान कैसे उड़ा जाए, राइट, वो भी विमानों के जो एक कौशल होता है उसको भी यहाँ पे निखारने का इनको अवसर मिलेगा। सैनिक अपने युद्ध कौशल को बेहतर बनाएंगे, समन्वय बढ़ाएंगे और इसके लिए जो कोई डिजाइन गतिविधियां जो डिजाइन करी गई है, जो प्रोग्राम जिस तरह से बनाया गया है, जैसे हम भी मान लीजिए जैसे हम मॉक टेस्ट लगाते, राइट, हम क्यों मॉक टेस्ट लगाते हैं, जाकर प्रैक्टिस क्यों करते हैं, ताकि एग्जाम से पहले हम उसी माहौल में बैठकर या उसी तरह से एक उन परिस्थितियों को क्रिएट करते कि भाई इस तरह से आपको वहाँ एग्जाम माहौल रहेगा, तो वो चीजें यहाँ पर भी उसी तरह से माहौल क्रिएट करा जाएगा। और यहाँ से मेन उद्देश्य इसका प्रभावी टीम वर्क है, ये प्रभावी टीम वर्क उसका निखर कर सामने आएगा, राइट। देखो ये अभ्यास, मतलब सूर्य किरण 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, सैन्य नेताओं की जो एक सफल यात्राएं हुई थी, क्योंकि भारत और नेपाल के बीच में टेंशन्स था, मैंने जैसे अभी आपको बताया, उस टेंशन्स को दूर करते हुए भारतीय सेना के जो प्रमुख है उपेंद्र द्विवेदी, प्रमुख जनरल, और नेपाल ने उन्होंने नेपाल का दौरा किया और नेपाल सेना के जो प्रमुख जनरल हैं अशोक राज सिगडेल, उन्होंने भारत का दौरा किया। दोनों सेना प्रमुख जो वहाँ के जो जनरल है उन्होंने वो आए, एक दूसरे के देश गए। उसके बाद जो है ये बातचीत आपसी समझ और सहयोग को प्रोत्साहित करी और उसके बाद जो है ये संयुक्त सैन्याभ्यास सूर्य किरण का ये 17वां संस्करण निकल कर आया। मतलब जो पिछले हुआ था 2023 में नवंबर 7 दिसंबर तक, 24 नवंबर से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में जो था वो आयोजित, मैंने जैसे अभी पहले कहा ना आपको कि बारी बारी ये होता रहता है, एक बार नेपाल में होगा, एक बार इंडिया में होगा, एक बार नेपाल में होगा, एक बार इंडिया में होगा। तो पिछला जो था, देखो एग्जाम में जो है इसलिए पूछ लेते हैं
एग्जाम में इस तरह से पूछ लेता है, तो आपको याद होना चाहिए। तो सूर्य किरण का जो 17वां संस्करण था 24 नवंबर से 7 दिसंबर 2023 में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में जो है आयोजित किया गया था। आई होप आपको यहाँ किसी चीज की कोई परेशानी नहीं होगी। अगली न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सोशल मीडिया हमारे जीवन का बहुत अभिन्न अंग हो चुका है। आजकल हम रील्स एंड सारी चीजें, इंस्टाग्राम और ट्विटर एंड अदर थिंग्स, क्योंकि अब एआई भी आ गया है, तो एआई ने उसको और एक स्टेप जो है आगे बढ़ा दिया है। तो सोशल मीडिया को लेकर भारत में भी कुछ कानून है, बट ये इस कानून की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। पूरी दुनिया भर के न्यूयॉर्क टाइम्स, द टेलीग्राफ, ऑब्जर्वर और दुनिया भर के जितने भी न्यूज़पेपर हैं, उन सभी न्यूज़पेपर में और न्यूज चैनल्स में इस विधेयक की बड़ी चर्चा हो रही है। ऑस्ट्रेलिया का ये सोशल मीडिया न्यूनतम आयु विधेयक है 2024 का। इसको वहां की संसद ने, देखिए हाल में जो उसका संसद है, ये पूरी दुनिया भर में पहली ऐसी संसद बन गई है जिन्होंने इस तरह का कानून पारित किया है, जो 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जो है सोशल मीडिया के उपयोग पर उसका प्रतिबंध लगाती है। ये वन ऑफ द फर्स्ट पार्लियामेंट इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में पहली पार्लियामेंट है ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट, जिसने 16 साल से कम उम्र के बच्चों, 16 और 16 साल से कम बच्चों को पूरी तरीके से बैन कर दिया है सोशल मीडिया बैन। अब इसमें जो जो चीजें आती है वो क्या है, अब प्रतिनिधि जो सभा है उसने ऑनलाइन सुरक्षा संशोधन सोशल मीडिया न्यूनतम आयु विधेयक जो है उसे पारित किया। ये नाम है उसका, नाम याद रखना। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो है वहां उनकी पहुंच ना हो, इसके लिए काम कर रही है। बच्चे अपने बच्चों को बचाना चाह रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन सीनेट द्वारा इसे अनुमोदित किया गया और उसको रॉयल स्वीकृति दी गई, और ऑनलाइन सुरक्षा के लिए एक कानूनी ढांचा जो है वो प्रस्तापित करेगा। ये विधेयक जो है उससे एक ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट को ताकत देगी और एक तंत्र जो है, एक सिस्टम जो है वो बना पाएगी। आप जान रहे होंगे आज की डेट में कितना जबरदस्त ये हो गया है ऑनलाइन गेमिंग के कारण। कई सारी खबरें ऑनलाइन गेमिंग के कारण, अभी मुंबई में एक खबर आई थी कि बच्चे ने जो है अपने पिताजी के कम से कम 50 लाख रुपए उड़ा दिया ऑनलाइन गेमिंग में। कानपुर या उत्तर प्रदेश में शायद जो है एक बच्चे ने माता पिता की जान ही मतलब ले ली क्योंकि उसके माता पिता उसको फोन नहीं दे रहे थे या गेम नहीं खेलने दे रहे थे। सोशल मीडिया पे जिस तरह से अश्लीलता और फूहड़ता आ गई और उसके बच्चे चाइल्ड पोर्नोग्राफी के शिकार हो रहे हैं, वो सब चीजों को देखते हुए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और शायद अगर ऑस्ट्रेलिया इस तरह का कानून बना ली है और ऑस्ट्रेलिया उसका तंत्र स्थापित कर देती है, तो बाकी दुनिया भी इससे कुछ सीखकर जो है अपने यहाँ पे इसे कुछ रेप्लिका अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग कर सकती है। अधिकांश प्लेटफॉर्म जैसे अमेरिकी दिशा निर्देशों का पालन करते हैं और 13 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके खातों को प्रतिबंधित करते हैं। बट आप जान ही रहे हैं खातों को प्रतिबंधित करने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि हमारे अभिभावक, हमारे पेरेंट जो है वही बच्चे को फोन लेके देते हैं और उसमें इंस्टाग्राम, ट्विटर, मॉल और अपने पिताजी अपना नंबर डाल के उसको जो है वो उसे लॉगिन करके देते हैं। जब दिखता है फिर वो किड्स मोड में कभी नहीं जा पाता है, ना यूट्यूब जा पाता है ना कुछ नहीं जा पाता है, क्योंकि पिताजी के नाम से अगर वो लॉगिन हो रहा है फोन उनके मोबाइल नंबर से, तो वो तो पिताजी की उम्र 40 साल दिख रही है, तो वो क्यों 13 साल की उम्र में बच्चों को किस तरह से वो प्रतिबंधित नहीं कर पाता है। तो अमेरिकी कानून का ये प्रॉब्लम है। अमेरिकी कानून कहती 13 साल है, बट वो तो डिवाइस है ना, डिवाइस कौन यूज कर रहा है ये पता नहीं चलता है उससे, राइट। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आयु प्रतिबंधित उपयोगकर्ता के प्लेटफॉर्म पर खाता रखने से रोकने के लिए उचित कदम उठाने की आवश्यकता है। वही बात, अब भाई कोई भी मीडिया जो बना लेता है, खाता बना लेता है, अब प्रॉब्लम वहां हो रही है कि उसकी जानकारी कैसे होगी कि ये 16 साल का बच्चा है या 13 साल का है या 12 साल का है, 10 साल का है, ये मगर समझ नहीं आ रहा है। ऑस्ट्रेलियन सरकार ने संकेत दिए कि स्नैपचैट, टिकटॉक तो खैर हमारे यहाँ बैन है, इंडिया टिकटॉक में बैन है, राइट। इंडिया में जो है टिकटॉक बैन है इन इंडिया, राइट, यू नो वेरी वेल। इंस्टाग्राम, रेडिट और फेसबुक जैसे जो है इन सभी साइट्स पर इसको लगाया जाएगा, बैन लगाया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। व्हाट्सएप जैसी मैसेजिंग सेवा है उसको किड्स हेल्पलाइन जैसी ऑनलाइन सेवाओं के साथ, और यूट्यूब में जो शिक्षक मतलब एजुकेशनल पर्पज है, जैसे हम भी कर रहे हैं एजुकेशनल पर्पज, तो किड्स ट्यूब आता है एक ना, किड्स ट्यूब आता है, किड्स मोड आता है उसमें, या किड्स मोड आता है, राइट, वो ऑनलाइन करके जो है
आप उसको चला सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में, ये नहीं कि पूरी तरह से बैन रहेगा। मगर सामग्री आज के डेट में क्या है, जो स्क्रॉल हम कर रहे हैं उसमें किस तरह से कंटेंट आ रहा है उसमें हमारी कोई पकड़ नहीं है, हम उसे रोक नहीं सकते हैं, मगर इस तरह से ये कानून आने से रोका जा सकता है। अब ये क्या करेगा, अकाउंट ही बनाने से रोकने के उपाय लागू करने का आदेश देगा। मोबाइल तो आप दे दोगे बट अकाउंट ही नहीं बना पाओगे अनटिल एंड अनलेस पिताजी वाला वो अगर वहां पे लूपहोल नहीं रहेगा, उस लूपहोल से बचने के लिए ही कर दिया गया है। टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म इससे प्रभावित होंगे। उचित कदम, राइट, कानून में स्पष्ट रूप से जो है परिभाषित नहीं किया गया, अब उसके व्याख्या से गुंजाइश बची रहेगी। नए नियमों का पालन जो होगा, विफलता पर जुर्माना लगेगा और लगभग 49.5 मिलियन डॉलर तक जो है ये लग सकता है। ये जुर्माना इतना तगड़ा वाला जुर्माना इस पर लगेगा। ई सुरक्षा आयुक्त अनुपालन सुनिश्चित करने और ऑनलाइन सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो है इसकी निगरानी भी एक मतलब जो आदेश निर्देश दिए जाएंगे और उसको जो है निगरानी भी इसकी होती रहेगी। भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम है 2000 का और इसके तहत इलेक्ट्रॉनिक शासन के लिए एक रूपरेखा भी प्रदान की जाती है। आर्टिकल धारा 69 ये है, ये सरकार को किसी भी कंप्यूटर संसाधन में संग्रहित किसी भी जानकारी को सार्वजनिक पहुंच से रोकने की शक्ति देता है। मतलब अगर आपने कोई सामग्री ऐसी लिखी है जो सामग्री मोस्टली देश हित में नहीं है या हेटेड पैराई कम्युनल जो है झगड़े लगा सकती है, दंगे भड़क सकते हैं या देश का अपमान हो रहा है, ऐसी सामग्री को सरकार रोक सकती है। सूचना प्रौद्योगिकी दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 लागू की गई है। उसमें क्या है कि भाई जो उपयोग करता है, मतलब मैं अगर कोई शिकायत देता हूँ, समस्या देता हूँ, उसके लिए एक मुख्य अनुपालन अधिकारी रहेगा, नोडल व्यक्ति रहेगा और एक निवासी अधिकारी भी रहेगा जो हमारी शिकायत जो है दर्ज कराएगा और वो जो है ये कानून ये शक्ति देता है कि इसको नियुक्त करना अनिवार्य है। हेट स्पीच, गलत सूचना, हानिकारक सामग्री को जो है एक तंत्र स्थापित करने के लिए जो है सोशल मीडिया की जो मध्यस्थता है उसकी आवश्यकता भी दर्शाता है और ये कानून ये शक्ति भी देता है कि इस तरह से सरकार कर सकती है। अगर देखिए भाई वो इंफॉर्मेशन किस काम की जो दो गुटों को आपस में लड़ा दे और पूरी सोशल हार्मनी को ये खत्म कर दे। भारतीय न्याय जो संहिता है 2023 की जो अभी रिसेंटली आई है, तो इसकी जो धारा 152 है वो क्या कहती है, इलेक्ट्रॉनिक संचार को एक ऐसे उपकरण के रूप में मान्यता देती है जिसका उपयोग अलगाव के लिए भी हो सकता है, सशस्त्र विद्रोह के लिए भी हो सकता है या अलगाववाद को भड़काने के लिए भी हो सकता है। तो इसको जो है धारा 353 फिर क्या कहती है, जानबूझकर गलत जानकारी, फॉल्स इंफॉर्मेशन। भाई कहीं दंगा नहीं भड़का है मगर आपने सोशल मीडिया पे लिख दिया कि यहाँ जो है दो धर्मों के बीच लोगों के बीच में दंगा हो गया या किसी के दो धार्मिक स्थल है वहां पे कुछ गंदगी फैला दी इस तरह से या उसका विटंबना कर दी या इस तरह की चीजें जो है इसको देखा जाएगा। और ये इस तरह की चीजें प्रकाशित करना या प्रसारित करना गैर कानूनी और वो एक क्रिमिनल एक्टिविटी उसको कंसिडर किया जाएगा। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 बहुत रिसेंट है, जो हमारा पर्सनल डेटा है हम तो देखते भी नहीं है, वो दिखाता है बस ओके 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 करते जाते हो, एग्री एग्री एग्री। अरे वो तुम्हारी डेटा ले ही रहा है, कोई एप्लीकेशन जो है वो आपको कहती है कि आप हाँ टिक 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 टिक, अरे आपकी पूरी इंफॉर्मेशन वो चुरा रहा है। वो देखने के लिए जो है अब क्या करना पड़ेगा, जो डेटा की सटीकता है उसको बनाए रखना और डेटा को सुरक्षित रखने के लिए जो है यहाँ और किसी भी डेटा का जो अगर उद्देश्य पूरा हो जाए तो उसे डिलीट या हटा सके उसके लिए जो है ये अधिनियम हमें अलाउ करता है, शक्ति देता है। व्यक्तियों को भी कुछ अधिकार प्रदान करता है जिसमें जानकारी प्राप्त करना और उस सुधार को मिटाने का अधिकार भी शामिल है और भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड की स्थापना भी ये कराता है। देखिए डेटा आप जान रहे होंगे कि एक समय था जब दुनिया भर में जो है फ्यूल, राइट, फ्यूल, फिर आया इंटरनेट, उससे पहले आग थी, वैसे तो फायर। मानव सभ्यता को इन चीजों ने बहुत, और एक चक्का यानी व्हील, राइट, व्हील, इन चीजों ने मानव सभ्यता को बहुत आगे बढ़ाया है। जब आग का आविष्कार हुआ तो मानव सभ्यता बहुत आगे बढ़ी। व्हील, फ्यूल, जो पेट्रोल फ्यूल जब मिला
मानव सभ्यता बहुत आगे बढ़ी, इंटरनेट। अब क्या है, पूरी दुनिया में डाटा ये नया फ्यूल है। डाटा इज द न्यू ऑयल ऑफ न्यू वर्ल्ड, राइट। तो डाटा बहुत जरूरी है। आप देख रहे होंगे कि आप कैसे adidas के बारे में सोचते हो, जूते लेने के बारे में सोचते हो, और आपका मोबाइल आपको तुरंत उसके एप्लीकेशन जो है नोटिफिकेशन देना शुरू कर देता है, पॉपअप आना शुरू कर देता है। डेटा, इसका मतलब वो आपका बातें सुन रहा है मोबाइल और चोरी कर रहा है। घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2023-24 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इसमें जो है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जो है उसका जो है MOACPI, इसने घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण HCES 2023-24 के निष्कर्ष जारी किए। घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण, एक्सपेंडिचर की बात हो रही है। इसके अनुसार क्या है, प्रति व्यक्ति, एक व्यक्ति के आधार पर जो है भारत का औसत एक एवरेज घरेलू उपभोग खर्च को जो है एक साल पहले, माने अगस्त 2023 से जुलाई 2023 तक का लगभग अगर हम इस स्पैन को देखें तो 3.5% जो है बढ़ गया। हमारा एक्सपेंडिचर, हमारी व्यय करने की कैपेसिटी बढ़ गई है। इसमें क्या है, इसमें तो वस्तु है, सेवा है और घरों की खपत है। इसके बारे में जानकारी को एकत्रित किया गया और इसको क्लब किया गया। मतलब हमने कुछ सर्विस ली, हमने घरों में डायरेक्ट वस्तुएं खरीदी, इस तरह से ये सर्वेक्षण जो है कार्यक्रम सांख्यिकी मतलब NOSI जो है NSSO, इसके तहत आयोजित किया गया है। ये पूरा का पूरा कार्यक्रम जो है राष्ट्रीय सर्वे सर्वेक्षण, ये 1972 से जो है NSSO जो है इस सर्वेक्षण को आयोजित कर रहा है। इसे परिवारों द्वारा वस्तुओं, एक परिवार, एक हाउस होल्ड के द्वारा वस्तुओं और उसने सेवा की खपत के बारे में जानकारी को पूरी के पूरी एकत्र की जाती है। पूरा परिवार, मोस्टली माँ बाप, हस्बैंड वाइफ और बच्चे, 6 लोगों का परिवार है, 7 लोगों का परिवार है, ऐसा एवरेज उसमें निकाला जाता है, राइट, एक हाउस होल्ड। और ये क्या करता है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए जो है घरेलू मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय MPCE, मंथली पर कैपिटा जो है एक्सपेंडिचर जो है ये आपको देता है, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। खाद्य वस्तुएं, इसमें क्या है, उपभोग वस्तुएं, सेवाएं, आइटम, टिकाऊ सामान का इस्तेमाल किया जाता है। हम जो खाने के लिए चीजें खरीद रहे हैं, सीधे सीधे खाने वाली चीजें है, फर्नीचर है, फैन है और घरों में लगने वाली सारी चीजें। सेवाएं क्या होती है, जैसे हम इंटरनेट ले रहे हैं या हमने कुछ लोगों से सेवाएं ली, सर्विस सेक्टर वाली वो सेवाएं, वो सारी की सारी सेवाएं। सर्वेक्षण में सामाजिक कल्याण कार्यक्रम के माध्यम से, देखो ये बहुत जरूरी, सोशल वेलफेयर स्कीम्स। सोशल वेलफेयर स्कीम क्या है, सोशल वेलफेयर स्कीम जैसे मिड डे मील, राइट, और क्या हो जाएगी आपकी, जैसे राशन मिलता है 2 रुपए किलो या फ्री राशन मिलता है 5 किलो फ्री राशन। ये PDS जिसको बोलते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू जो राशन मिलता है राशन केंद्रों पे, वो वाली बात है। और फ्री राशन, और भी कुछ अगर सरकार की तरफ से कुछ ऐसी योजनाएं मिल रही है जिसको सामाजिक कल्याण कार्यक्रम के माध्यम से निशुल्क, सरकार के द्वारा निशुल्क प्राप्त है, और उपभोग की चीजें, वो जो भी वस्तुएं है, मतलब जो भी हमें जिन्नस मिल रहा है, उन वस्तुओं की संख्या की खपत को, मात्रा के बारे में जानकारी एकत्रित करने का अलग प्रावधान इसमें दिया गया है, राइट। तो देखिए SCSC क्या करती है, SCS क्या करता है, इसको इस पूरे डेटा का उपयोग जो है गरीबी, असमानता और सामाजिक बहिष्कार को मापने के लिए इसका किया जाता है। अगर बात करें मासिक प्रति व्यक्ति का उपभोग व्यय कितना है और इसका जो विश्लेषण है, इसका उद्देश्य क्या करते हैं भाई, हमें इसका जो प्राथमिक संकेत है उसको यहां दिखाया जाता है। 2022-23 की बात करें तो 2023 में भी 2 सेट इन्होंने जो है तैयार किए, उसमें 2 सेट तैयार किए थे। 2 सेट कौन से भाई, जिन परिवारों को जो है सामाजिक कल्याण कार्यक्रम जो मैंने अभी आपको गिनाए सारे, राशन, फ्री राशन वगैरह, तो उनका जो मूल्य है उसको नहीं कंसीडर किया जाता है, और एक जो है उसके मूल्य को कंसीडर किया जाता है। एक को कंसीडर नहीं, मान लीजिए जैसे 100 रुपए का ही वो मिला, तो इसमें क्या करेंगे, एक सेट में इसको क्या करेंगे, नहीं गिनेंगे, और इसमें क्या करेंगे, गिनेंगे, प्लस कर देंगे। तो ऐसे 2 सेट इसके तैयार किए जाते हैं। इसकी अगर बात करूं,
एमपीसीई की, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है 4122 रुपए और शहरी क्षेत्रों में 6996 रुपए जो है ये अनुमानित है प्रति व्यक्ति आय, जो व्यय कर रहा है व्यक्ति, एक व्यक्ति इतना खर्च कर रहा है। ग्रामीण क्षेत्र और अंतराल में जो कमी है और दोनों बीचों में, तो 71% से घटकर 70% अब हो गई है, मतलब 1% का घट हो चुकी है। असमानता की बात करें तो एक चिंता का विषय तो बनी हुई है। ग्रामीण आबादी का जो निचला 5% वर्ग है वो सिर्फ 1677 रुपए जो है खर्च कर पा रहा है, और जो बड़ा वर्ग है 5% वो 10,137 रुपए जो है खर्च कर रहा है। यहाँ पे भी बहुत बड़ी जो खाई हमें दिख रही है वो दिख रही है। एमपीसीई में जो है सिक्किम सबसे अधिक और छत्तीसगढ़ सबसे कम, इसमें जो है 2 राज्य है ये सबसे ज्यादा और सबसे निचले स्तर पे ये दिख रहा है। उपभोग पैटर्न है, जैसे गैर खाद्य वस्तुओं का जो है वो ग्रामीण में 53% है और शहरी में 60% है, राइट। ये बड़ा हिस्सा है उपभोग जो गैर खाद्य, जो खाने की चीजें नहीं है उसके अलावा। शहरी क्षेत्रों में जो गैर खाद्य है वो 7% का किराया ही जाता है, राइट, क्योंकि यहाँ पे रूम रेंट पर ज्यादातर लोग रहते हैं और गाँवों में जो है अपना खुद का घर होता है, राइट। अब अगर बात करें तो जो गिनी गुणांक की अगर बात करें तो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में जो है वो गिरावट को दर्शा रहा है, राइट। घरेलू उपभोग व्यय क्या है, एससी क्या है, ये एक निश्चित अवधि जो 1 वर्ष का होता है उन पर एक परिवार के द्वारा जो सेवाएं ली गई है और उन सेवाओं पर भी जो राशि खर्च की गई है उस कुल राशि से इसका मतलब आता है। ये टिकाऊ वस्तु जैसे उपकरण, फर्नीचर, जैसे गैर टिकाऊ वस्तु मतलब भोजन, कपड़ा, हाउस रेंट वगैरह वगैरह सब शामिल हो जाता है। आवास है, परिवहन है, जैसे हम मेट्रो से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, कोई ट्रेन से ट्रैवल कर रहा है, स्वास्थ्य सेवा, अस्पताल में जा रहा है, दवाई खा रहा है, उन सब चीजों का, मनोरंजन, पिक्चर देख रहा है वगैरह, वो सब चीजें, या और भी चीजें जैसे खरीद रहा है, सब कुछ चीजें आ जाएगी। और अगर किसी भी देश की अगर मैं बात करूं तो किसी भी पारिवारिक का जीवन स्तर कैसा है और क्रय शक्ति क्या है, ये दोनों चीजों का मिलाकर ये चीजें आता है। और इस डेटा का जो निर्माण है, जो नीति बनाने में, जो पॉलिसी बनाने में सरकार को इसका बड़ा फायदा होता है, तो ये डाटा इसलिए एकत्र किया जाता है, राइट। तो 2 चीजें मैंने आपको बताई, जो घरेलू उपभोग व्यय है, और पहली वाली भी जो हमारी न्यूज है सारी की सारी, सूर्य किरण हो चाहे जापान का सोशल मीडिया कानून हो, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बहुत तरजीह दीजिएगा, ठीक है। इसका रीजन है क्योंकि ये पूरा का पूरा एग्जाम ओरिएंटेड डाटा है, एग्जाम ओरिएंटेड डाटा, राइट। और दूसरी बात, आपको इसमें मेंस का भी अप्रोच मिल जाएगा, राइट, मेंस का भी आपको इसमें अप्रोच मिल जाएगा। तो ये सब चीजें आपके बहुत काम की चीजें हैं। आपके स्टेट पीसीएस, जो भी स्टेट पीसीएस है, वो आपका चाहे यूपी पीसीएस हो, राइट, आरओ एआरओ हो, बीपीएससी हो, राजस्थान हो, राइट, झारखंड हो, कोई भी एनी स्टेट पीसीएस, एनी स्टेट पीसीएस, इसमें जो है ये इंफॉर्मेशन बहुत काम की है। और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जितनी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, इन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन बहुत काम आएगी, क्योंकि इसमें डाटा है और मेंस के लिए लिखने के लिए भी कई सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएगी। तो आई होप आपको ये क्लास बहुत पसंद आएगी, और कुछ भी होता है तो आप मुझे बिल्कुल जैसे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा। कहीं अगर आपको लगता है कि और क्या चीजें चाहिए, आपको कैसी क्लास लग रही है, अच्छी लगी, बुरी लगी, आप अपना रिव्यू जरूर दीजिए, और क्रॉनिकल इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।